Hello children, in previous video I have already explained these accounting terms which we have used in our account. So first debtor, creditors, assets, liabilities, goods, stock or inventory are same, profit, loss, expense and expenditure. Today I will explain revenues, income, transaction, drawings, capital, cost, gain, freight, purchase and purchase return with the example. So let's start. Transaction. It is a financial happening entered into by two or more willing parties. It effects a change in the asset, liability, or net worth account. It is recorded first in general and then posted in to the ledger. Example of a transactions are ट्रांजेक्शन्स का मतलब है कि जब हम किसी चीज़ का ट्रांजेक्शन मतलब कोई किसी को ले रहा है, कोई किसी को दे रहा है, तो ये हमारी क्या होती है, ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन इट इज़ अ फाइनेंशियल हैपनिंग एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर विलिंग पार्टीज, कि अगर कोई बिजनेस एक अशोक नाम का बंदा है और वो जो पर्सन है वो बी और सी के साथ काम करता है, तो इसका मतलब उनका जो लेन देन है, जो उनका ट्रांजेक्शन है ए का बी के साथ, बी का सी के साथ, तो इस तरह से जो हम आपस में एक दूसरे को चीज़ें एक्सचेंज करते हैं या पैसा दे रहे हैं, किसी से हमने कोई सामान खरीदा उसको पैसे दिए, किसी को हमने चेक दिया, किसी को हमने कुछ टाइम के लिए बोरो कर दिया, ड्यू कर दिया अमाउंट, तो ये सारी हमारी फाइनेंशियल जो एक्टिविटी है ये हमारी ट्रांजेक्शन होती है। इट इज़ अ फाइनेंशियल हैपनिंग एंटर्ड इनटू बाय टू और मोर विलिंग पार्टीज। ये दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में भी हो सकती है कि आपका बिजनेस एक साथ हम सपोज मेरी एक शॉप है, तो मेरी शॉप में जो भी सामान खरीदने जाता है, कोई कैश में खरीदता है, कोई क्रेडिट में खरीदता है, कोई मुझे चेक देता है, तो इस तरह से हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो बहुत सारे लोगों के साथ है, अलग अलग तरह से। इट इफेक्ट चेंज इन द एसेट, जिसका हमारी एसेट्स पर चेंज होता रहता है। हमारी जो एसेट्स हैं वो लगातार बदलती रहती हैं। लाइबिलिटीज़, अगर हमसे किसी ने सामान उधार खरीदा है तो इसका मतलब उसके ऊपर हमारी लाइबिलिटी बन चुकी है, हमारी ड्यू अमाउंट हो चुकी है, उससे हमें जो बिल है वो बिल रिसीवेबल होंगे, बिल मिलेंगे। और नेट वर्थ अकाउंट, तो इससे अगर हम किसी को कैश पेमेंट दे रहे हैं तो हमारी जो कैश है वो माइनस हो रही है, हम किसी को बैंक का चेक दे रहे हैं तो वहाँ पे हमारे जो बैंक में अमाउंट है वो कम हो रही है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ये बहुत सारे कैश, बैंक, बहुत सारी इसके जो ट्रांजेक्शन के मेथड है, हम उन सब के थ्रू अपनी ट्रांजेक्शन को यूज़ करते हैं। इट इज़ रिकॉर्डेड फर्स्ट इन जनरल एंड देन पोस्टेड इट इन टू द लेजर। सबसे पहले हम किसी भी ट्रांजेक्शन को जब लिखते हैं तो वो हमारी जनरल रिकॉर्ड है। जैसा मैंने आपको सबसे पहले एक एग्जांपल बताया था कि सपोज आपके पास स्कूल में आप रोज़ अपनी फेयर नोटबुक नहीं लाते हो, एक फॉर्मल एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आपके पास बुक में, लेकिन आप जब भी स्कूल आते हैं आपके बैग में एक हमेशा रफ नोटबुक होती है, जिसमें आप क्या करते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपके पास फेयर नोटबुक नहीं है तो आप अपने 5-6 सब्जेक्ट का जो भी काम है वो हमेशा रफ नोटबुक में लिखते रहते हैं। तो ये हमारी सबसे पहले जो एंटर्ड बुक है। इसी तरह से अकाउंट में जो सबसे पहले ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है वो है हमारी जनरल, उसके बाद हम उसको पोस्ट कर देते हैं अपनी लेजर में। तो सबसे पहले स्कूल में अगर आपके पास फेयर नोटबुक नहीं थी इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट की, तो आपने सब सब्जेक्ट का काम किस में कर लिया उस टाइम पे, कि हमारे पास रिकॉर्ड रहना चाहिए, हम इसको बाद में पोस्ट कर सकते हैं फेयर में। लेकिन अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो पोस्ट कैसे होंगी, तो आपने वहाँ पर क्या किया कि सारे रिकॉर्ड को मेंटेन कर दिया अपनी एक रफ नोटबुक में। अब जब आप वहाँ पर घर गए तो घर में आ जा करके आपने उनको क्या कर दिया, सबको सेपरेट कर दिया। तो इसी तरह से हमारे पास भी दो टाइप की बुक होती है, एक जनरल और एक लेजर, कि सबसे पहले जो भी हमें ट्रांजेक्शन, हमने किससे क्या सामान लिया, हमने किसी को क्या दिया, हमें कब किसी से क्या मिलेगा, हम इन फ्यूचर किसी को क्या पेमेंट या बैंक से चेक देंगे, या क्या एसेट हमने किसी से खरीदी, किसी से फर्नीचर खरीदा, किसी से हमने बिल्डिंग खरीदी, किसी से हमने लैंड खरीदी, उसके बदले में हमने उसको कैश क्या दिया है, उसके बदले में हमने उसको चेक क्या दिए। तो ये सब चीज़ें जो हमारी लेन देन है इसी को हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। तो इसके लिए जो रिकॉर्ड होता है, सबसे पहले हमें एक जनरल बुक होती है जिसमें हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद हम उसको सेपरेट करते हैं, इंडिविजुअल बुक में पोस्ट कर देते हैं जिसे हम लेजर कहते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम जनरल एंट्री प्रिपेयर करेंगे। एग्जाम्पल्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन आर सेल ऑफ गुड्स, आपने किसी को सामान बेचा, परचेज ऑफ गुड, आपने किसी से सामान खरीदा, रिसिप्ट फ्रॉम डेप्टर्स, आपको किसी से पैसा मिला, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर, आप किसी की पेमेंट पेड कर रहे हो, परचेज और सेल ऑफ फिक्स एसेट, आपने फर्नीचर खरीदा, लैंड खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आपने किसी इंटरेस्ट को पे किया है। तो ये सब क्या है, हमारी ट्रांजेक्शन के
एग्जाम्पल है, लेकिन जितनी भी ट्रांजैक्शन है हर किसी के एग्जाम्पल हैं। और ट्रांजैक्शन जो भी हम आपस में लेन देन कर रहे हैं वो सभी हमारी ट्रांजैक्शंस है। चाहे वो हमारी सेल है, परचेज है, किसी से हमें पैसा मिल रहा है, किसी को हम पेमेंट कर रहे हैं, किसी से हमने उधार में सामान खरीदा है, किसी से कैश में खरीदा है, तो ये सब हमारी क्या है, ये हमारी सब ट्रांजैक्शंस है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? फर्स्ट, इट इज़ कंसर्न विद मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विस। कि सबसे पहले ट्रांजेक्शन वही रिकॉर्ड होती है जो पैसे से या पैसे जैसी वैल्यू से, अगर आपके पास एक सपोज बैंक चेक है, तो बैंक का जो चेक है उस पर तो हमारे कहीं पर ही नहीं लिखा कि ये 100 रुपये का है या 1,000 रुपये का है या 2,000। इसका मतलब वो जो कागज़ का टुकड़ा है उस पर जो भी वैल्यू लिखी है, 10,000, 20,000, 50,000, इसका मतलब कि वो एक सिंगल पेपर हमारे लिए क्या है, मनी वर्थ है। कि जैसे ही हम उसको बैंक में लेकर के जाएंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी मनी में। तो इसी तरह से इट इज़ कंसर्न विद मनी और मनी वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विस। कि हर एक चीज़, हर एक वो चीज़ या हर एक ऐसी सर्विस जो पैसे से और पैसे की तरह जो लेन देन इक्वलेंट टू मनी, जो पैसे से पैसे में कन्वर्ट हो सकती है, या फिर जो कैश है या जो बैंक है, उन सभी लेन देन को हम ट्रांजेक्शन कहते हैं। इट अराइजेज आउट ऑफ द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कि यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स है वो किसी गुड्स और सर्विस की भी हो सकती है। कि हमने किसी को, सपोज आपने किसी से अपना काम, आपका कोई काम पूरा नहीं है, आपने अपनी हिंदी की नोटबुक किसी बच्चे को दे दी, उससे इंग्लिश की ले ली। इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, आपस में एक्सचेंज करें अपनी गुड्स और सर्विसेज को। इसका मतलब यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है मनी, आपने मनी को यूज़ नहीं किया, लेकिन जो गुड्स और सर्विस है वो आपने एक दूसरे की एक्सचेंज कर ली, तो ये भी हमारा ट्रांजेक्शन है। इट ब्रिंग अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। अगर कैश हमें किसी से, हमने किसी को एक स्कूटर बेचा, स्कूटर बेचने से हमें पैसा मिला, तो वो क्या है, ब्रिंग अ चेंज। तो उससे अगर मान लिया सपोज मेरे पास 50,000 पहले से थे, मैंने किसी को कोई मशीन बेची और 50,000 हमें वहाँ से रिसीव हुआ, तो इसका मतलब फाइनेंशियल पोजीशन अब मेरी बढ़ गई। अब मेरे पास एसेट जो पैसा है वो कितना हो गया, 1,00,000 रुपीज़। एंड लाइबिलिटीज ऑफ एन एंटिटी। कि अगर हम उधार में सामान खरीद रहे हैं तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी बढ़ रही है, उधार बढ़ रहा है। अगर हमें किसी से पैसा मिल रहा है तो इसका मतलब हमारी एसेट बढ़ रही है और हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी बन रही है। इट हैज़ ड्यूल एस्पेक्ट और साइड्स। इसमें दो साइड्स हैं। रिसीविंग का मतलब है डेबिट। डेबिट का मतलब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें मिल रहा है, व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है और जो हमें रिसीव हो रहा है उसे हम डेबिट कहते हैं। एंड गिविंग, क्रेडिट, जो भी हम दे रहे हैं, या व्हाट गोज आउट, जो भी बाहर जा रहा है, वो सब हमारे क्रेडिट है ऑफ द बेनिफिट। ट्रांजेक्शन्स में भी कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। की ट्रांजेक्शन यहाँ पर कैश भी हो सकती है। हमने एक दुकानदार से सामान खरीदा, हमने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा, 10 रुपये उसको एट ए टाइम पे कर दिया, तो ये हमारी कैश ट्रांजेक्शन है। और अगर सपोज हम वहाँ से हमेशा सामान लाते हैं, ये एक हमारी पर्टिकुलर शॉप है जहाँ से हम अपना जो मंथली जो प्रोविज़न का आइटम है वो खरीदते हैं और हम उसको लास्ट में पेमेंट करते हैं, तो ये हमारी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट इज ड्राइंग। इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और द वैल्यू ऑफ गुड्स which the proprietor or a partner takes from for his domestic or personal use. Drawings reduces the investment or capital of the owner. It appear only in the accounts of sole proprietorship firm and partnership firm. Drawings means any cash or value of goods withdrawn by the proprietor एज अ पर्सनली। ठीक है, तो इसका मतलब ड्राइंग एक ऐसी अमाउंट है जिस, या फिर एक कुछ ऐसा सामान है जिसे कोई भी ऑनर या किसी फर्म में, फर्म का मतलब है कि अगर एक छोटी, सपोज एक छोटी सी फर्म है, एक कपड़े का व्यापारी है, तो उस कपड़े का व्यापारी की जो फर्म है, जो जहाँ पर प्रोडक्शन होता है, उसमें 3 लोग मिल करके आपस में एज अ पार्टनर काम करते हैं, तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। कि वहाँ पर जो भी प्रॉफिट होगा अब वो तीनों आपस में उसको शेयर कर लेंगे। तो पार्टनर का मतलब है कि अगर, और प्रोप्राइटर का मतलब है कि सिंगल, कि सपोज एक फर्म है, एक कपड़ा बनाने वाला व्यापारी है, तो वो सिंगल ऑनर है। मतलब अब वहाँ पर जो भी प्रॉफिट या लॉस फ्यूचर में होंगे वो केवल उस अकेले के होंगे। लेकिन पार्टनरशिप का मतलब है कि अगर किसी फर्म में 2 या 3 लोग मिल करके काम कर रहे हैं, या वो 2 या 3 मालिक हैं वहाँ पर, तो इसका मतलब वो पार्टनर्स है।
तो यहाँ पर कह रहा है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी और वैल्यू ऑफ गुड्स, कि पैसा भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकता है, विच द प्रोपराइटर और पार्टनर टेक्स फॉर हिज डोमेस्टिक और पर्सनल यूज, कि जहाँ पर वो अपने गुड्स में से कुछ सामान निकाल रहा है धीरे धीरे, किसके लिए, अपने डोमेस्टिक खर्चे के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए, या फिर उसका एक बैंक अकाउंट है या उसके पास पैसा है और जिसमें से वो धीरे धीरे उस पैसे को यूज़ करता है, विड्रॉन करता है। विड्रॉन का मतलब है निकालना, अपने डोमेस्टिक या फिर अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जब हम बार बार चीज़ वहाँ से पैसा निकालेंगे या स्टॉक यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। इट अपेयर ओनली इन द अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म एंड पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप है वो भी इसको यूज़ करता है और पार्टनरशिप फर्म में जितने भी पार्टनर्स हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो एक तरह से ड्राइंग का, सपोज आपकी एक शॉप है, एक शॉप के आपका प्रोविज़न का आप स्टोर है, उस प्रोविज़न के स्टोर में सपोज एक मोहन नाम के बंदे के पास एक चीनी की बोरी है, ठीक है। अब इस चीनी की बोरी में से उसको घर में चीनी चाहिए, ठीक है, अपने यूज़ के लिए उसको थोड़ी सी चीनी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने सोचा कि अभी मैं किसी से क्यों खरीदूं, तो जो मेरे पास चीनी की बोरी है, जो शुगर की मेरे पास बोरी है, उसी में से मैं 1-2 kg अपना घर के यूज़ के लिए निकाले। तो इसका मतलब उसके पास कुछ ऐसा गुड्स है जिसको उसने डोमेस्टिक अपने घरेलू खर्चे के लिए निकाला, तो उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग। अब अगर मान लिया यहाँ पर सपोज एक हमारे बैंक में 1 लाख रुपीज़ डिपॉजिट है, उस 1 लाख में से मैंने वहाँ पर 5,000 निकाल लिए, तो इसका मतलब वो मेरी क्या है, ड्राइंग्स है, कि जिसको हमने पर्सनल यूज़ में यूज़ किया। तो इस तरह से ड्राइंग्स क्या है कि जहाँ पर हम पर्सनली उसको यूज़ कर रहे हैं वो हमारी ड्राइंग्स है। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड्स आर कॉल्ड ड्राइंग, कि जहाँ पर भी कोई पार्टनर या फिर कोई प्रोपराइटर अपने स्टॉक से गुड्स को या पैसे को निकाल रहा है अपने डोमेस्टिकेशन और पर्सनल यूज के लिए, दीज कॉल्ड ड्राइंग्स। कैपिटल, it means the amount in term of money or assets having money value which the proprietor has invested in the business and can claim for it from it. It is a liability of the business towards the owner. It is so because of business entity concept. कैपिटल इज इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। कैपिटल मैंने आपको पहले ही बताई थी। कैपिटल का मतलब है कि किसी भी काम को शुरू करते समय जब हम पहले पैसे को किसी भी चीज़ को इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम कैपिटल कहते हैं। कि सपोज प्रोपराइटर का मतलब है ऑनर, कि सपोज एक शॉप को खोलने के लिए एक आदमी ने 2 लाख रुपए खर्च किए, ठीक है। 2 लाख रुपीज़, सपोज मेरे पास एक शॉप है, मुझे एक शॉप खोलनी है। उस शॉप को खोलने के लिए अब हमें क्या चाहिए, उसके अंदर जो प्रोविज़न का या जो भी हमारे पर्पज़ है किसी पर्टिकुलर शॉप को, सपोज एक मुझे कपड़े की दुकान खोलनी, तो उस कपड़े की दुकान को खोलने के लिए मुझे क्या चाहिए अपनी दुकान में, उस दुकान को बनाना, उसको मेंटेन करना, उसके अंदर फर्नीचर अरेंज करना, उसके अंदर पंखा लगाना, तो ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड है हमारे पास। अब चलिए ठीक है, हमने इस पर भी पैसा खर्च कर दिया। इसके बाद हमें उस शॉप को स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए, उसमें कपड़े रखने हैं। तो ये अब टोटल जो भी हमारे जो भी खर्चे हमने किए, जो भी पैसा हमने किसी भी किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले जो खर्चा किया, जो इन्वेस्टमेंट किया, वो हमारी कैपिटल है। इट मीन द अमाउंट इन टर्म ऑफ मनी और एसेट्स। अब आपने अपने घर की कुर्सी सपोज वहाँ ले जा करके रख दी, कभी कभी देखा होगा कि शॉप में छोटी सी अगर शॉप है या बहुत ज़्यादा बड़े मार्केट में नहीं है, तो जो छोटे छोटे शॉप के पर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के फ्रिज को ही शॉप में रख देते हैं कि चलिए भाई ठीक है, हमारे घर का भी काम चलता रहेगा और हमारी शॉप में भी चीज़ें जो है जो फूड जो खाने पीने की चीज़ें वो ख़राब नहीं। तो इसका मतलब जो भी किसी काम को स्टार्ट करने के समय जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। वो पैसा भी हो सकता है और जो भी एसेट्स हम वहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वो एसेट्स भी हो सकते हैं। विच द प्रोपराइटर हैज़ इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, कि जहाँ पर प्रोपराइटर इन्वेस्ट कर रहा है कहाँ पर, अपने बिजनेस के लिए, एंड कैन क्लेम फ्रॉम इट। लेकिन अगर वो किसी दूसरे के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, सपोज एक छोटी सी फर्म है, उस फर्म को खोलने के लिए वहाँ पर बी का फ्रेंड है,
तो वहाँ पर बी भी पैसा लगा रहा है, तो बी लेकिन पैसा क्यों लगा रहा है, क्योंकि बी को भी प्रॉफिट चाहिए। अब लेकिन अगर उसकी जो पूरा इन्वेस्टमेंट है वो डूब गया, लॉस हो गया, तो वो क्या कर सकता है, और अगर उनका कमिटमेंट था कि भैया तुझे भी प्रॉफिट मिलेगा, तो वहाँ पर जो बी है वो ए के ऊपर क्लेम कर सकता है कि भाई हमारा जो कमिटमेंट था, जो कंसिडरेशन था वो प्रॉफिट का था, लेकिन मुझे तो आपके साथ बिजनेस करने से या मैंने जो आपके साथ कैपिटल जो पैसा इन्वेस्ट किया उससे मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, तो इसलिए वो उसके ऊपर क्लेम भी कर सकता है। इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ बिजनेस टूवर्ड द ऑनर। तो लेकिन अगर कोई दूसरा ऑनर है तो उसके लिए ये क्या बन जाएगी, लायबिलिटी बन जाएगी। इट इज़ सो बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी है, आपको बिजनेस अपना स्टेबल करना है, अपनी एक एंटिटी बनानी है, तो आपको वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। कैपिटल को कैलकुलेट करने के लिए एसेट माइनस लायबिलिटी। सपोज आपके आपके पास एसेट 1 लाख रुपीज़ की एक 1 लाख रुपीज़ की एक मशीन है, उस मशीन को खरीदने के लिए आपके पास 50,000 रुपीज़ थे, लेकिन तो इसका मतलब 50,000 रुपीज़ कहाँ से है, 50,000 रुपीज़ या तो आपने बैंक से लोन लिया या किसी आउटसाइडर से आपने 50,000 टेक ओवर किए, तो तब जा करके आपके पास जो मशीन है वो कैपिटल है। सपोज आपने, एक और बता रही हूँ, सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग को खरीदने की जो कीमत थी, जो वैल्यू है बिल्डिंग की, वो 2 लाख रुपीज़ है। अब 2 लाख रुपीज़ की बिल्डिंग को खरीदने के लिए आपके पास सिर्फ पैसे कितने थे, 1 लाख रुपीज़। इसका मतलब लायबिलिटी आपकी कितनी है, 1 लाख रुपीज़ की आपकी लायबिलिटी है। तब आपने 1 लाख रुपीज़ अपनी एसेट कैश और 1 लाख रुपीज़ की लायबिलिटी, 2 लाख रुपीज़ टोटल आपने इन्वेस्ट किया और उस बिल्डिंग को परचेज किया। नेक्स्ट इज कॉस्ट। कॉस्ट, इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर incurred on or attributable to a specified article, प्रोडक्ट और एक्टिविटी। कॉस्ट का मतलब है किसी भी चीज़ की कीमत, कि किसी भी चीज़ की कीमत कब आइडेंटिफाइड होती है, जब आपने किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद आपने मैन्युफैक्चर करते समय उस पर डायरेक्ट खर्चे किए, उसके बाद उसको सेल करने के लिए आपने और खर्चे किए जिसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट क्या है, अब तैयार है हमारी सेल के लिए। तो इसी तरह से कॉस्ट क्या है, कि किसी भी चीज़ में जो हम यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं, या उन एक्सपेंडिचर करने के बाद जो हमें पैसा मिल रहा है वो हमारा प्रॉफिट है। तो कॉस्ट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कि जो भी हमने खर्चे किए वो हमारी क्या है, कीमत है। इनकर्ड, इनकर्ड मतलब उसके अंदर जो भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमारे एक्सपेंडिचर है वो सब क्या है उसके अंदर ऐड है। स्पेसिफाइड आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब हर एक प्रोडक्ट की, हर एक चीज़ की जो कॉस्ट है वो अलग है। प्रोडक्ट और एक्टिविटी, कि अगर कोई सर्विस है तो सर्विस की भी जो कॉस्ट है वो अलग अलग है। सपोज आप सब लोग चैनल देखते हैं, आप क्या करते हैं, आजकल हमारे पास जो क्या बोलते हैं, जो हम चैनल रिचार्ज कराते हैं, तो इसमें अगर आपने कभी नोटिस किया तो वहाँ पर जो रिचार्ज करने के जो कूपन है वो सबके अलग अलग हैं। तो इसका मतलब एक्टिविटी, कि आपको जिस तरह के वहाँ पर चैनल सब्सक्राइब करने हैं, जिस तरह की फैसिलिटी या जिस तरह के चैनल्स पर्टिकुलर आपको चाहिए, हर एक चीज़ की, हर एक प्रोडक्ट की या हर एक सर्विस की, हर एक एक्टिविटी की जो कॉस्ट है वो अलग है। अब वो आपको देखना है या आपको अफोर्ड किस रेंज में आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉस्ट का मतलब है कि कॉस्ट एक ऐसी किसी भी चीज़ की कीमत जिसके अंदर हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो खर्चे हैं वो प्लस हैं, हमने प्लस किए हुए हैं। और उसके बाद सपोज एक बिस्किट का पैकेट है, एक बिस्किट को पैकेट को बनाने के लिए अगर मेरे जो खर्चा है उसको बनाने का वो 5 रुपीज़ का है, तो ये मेरी कॉस्ट है। अब उसके बाद जब मैं इसको सेल करूँगी तो वो 10 रुपीज़ का हो जाएगा। तो इसका मतलब वो जो हमने वहाँ पर 5 रुपीज़ की जो कॉस्ट निकाली थी वो मेरे डायरेक्ट खर्चे थे। अब सपोज 5 रुपीज़ तो मेरे उसमें खर्च हुए कि इसको बनाने के लिए, 2 रुपीज़ मैंने उसके अंदर और इनकर्ड कर दी और इंक्लूड कर दी कि अब मुझे इसकी एडवर्टाइजमेंट कराना है, अब मुझे इस पर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्च करने हैं, अब हमें इसके कन्वेंस खर्च करने हैं, या अब इसके लिए हमें क्या करना है, कोई एडवर्टाइजमेट कराना है या कोई आर्टिकल निकालना है, तो कुछ भी है इस तरह के, तो हमने उसके अंदर इनडायरेक्ट और खर्चे किए। तो इसका मतलब 7 रुपीज़ जो हमने उसको प्रिपेयर किया, पूरी तरह से जो उसको सेल करने के लिए तैयार किया, वो हमारी कॉस्ट है। अब वहाँ पर 2 और 3 रुपीज़ हमने उसके अंदर और ऐड किए, तब जा करके वो 10 रुपीज़ का बिस्किट का जो पैकेट है वो सेल होगा। तो इसका मतलब 7 रुपीज़ हमारी कॉस्ट थी और 3 रुपीज़ जो एडिशनल है उसके अंदर वो हमारी प्रॉफिट है, जो हमें इन फ्यूचर रिटर्निंग टाइम पर मिलेगा। सो चिल्ड्रन, दीज आर द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ये अकाउंटिंग टर्म्स आप सभी बच्चे नोट कर रहे हैं, मैं चेक कर रही हूँ।
बहुत अच्छे से आप लोग बच्चे काम कर रहे हैं, ठीक है। और अगर मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है, अभी आप लोगों का बेसिक है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर भी प्रॉब्लम है, ये नहीं सोचना है कि हम मैडम से पूछें कि नहीं पूछें, ऐसी कोई टेंशन नहीं लेनी है। फर्स्ट टाइम है, अकाउंटेंसी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अगर आपको भी डर है तो कोई टेंशन नहीं, बहुत आपको धीरे धीरे इंटरेस्ट आएगा। कहीं पर भी किसी भी समय कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, कोई भी किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम फेस होगी, तो आप मुझसे वहाँ पर, जो हमारा ग्रुप है 11C के साथ मैं हूँ, आप मुझसे वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं। कोई भी टर्म अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, या कहीं पर भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है, लेकिन अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बढ़ाना नहीं है, इकट्ठा नहीं करना है। टाइम टू टाइम अगर कोई भी क्वेरी है तो उसको साथ के साथ हमें शॉर्ट आउट करना है, जिससे जो हमारे बेसिक्स हैं वो बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगी। सो चिल्ड्रन, जिस तरह से आप अच्छे से काम कर रहे हैं, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी तरह से आप करते रहिए, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप लोगों के भी यूनिट टेस्ट होंगे। तो ये सब हमारी अकाउंटिंग टर्म्स जो हैं, ये हमारी बहुत ज़्यादा बेसिक है, और मतलब जो अकाउंटेंसी के एक कहते हैं ना पिलर, उस तरह के ये पिलर हैं छोटे छोटे, जो हमारे इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। इसीलिए ये सारे आपके लिए नोट्स भी हैं, और आपको इनको सब चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से याद भी रखना है और समझना भी है कि क्या इनका मीनिंग है, हम इनको कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।